गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो माइनिंग की ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो वीडियो अपलोड की जा रही है, वो वीडियो जो डीजीएमएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत मददगार साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे देखते हुए जो आप वीडियो और पीछे की ओर लोड किए गए हैं उनको देखते हुए दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, बेल आइकन दबा करके अपने पास जो सब्सक्राइबर अपने जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करने की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए ताकि आपके इसकी खोजने में परेशानी ना हो वीडियो को और इसकी रैंकिंग ऊपर होता जाए। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 53 को बाद में पढ़ता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कहता है। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर करंट एट 7.5 मीटर आउट बाय ऑफ डिस्चार्ज एंड ऑफ एयर बाय इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री माइनस शुड नॉट बी लेस देन। मतलब समझ लेते हैं दोस्तों, ये क्या कहता है कि द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर करंट मतलब कि जो हवा की मिनिमम गति है वो 7.5 मीटर 7.5 मीटर आउट बाई डिस्चार्ज इंड ऑफ एयर। जो डिस्चार्ज इंड है डक्टिंग पाइप का या एयर पाइप का, उससे 7.5 मीटर बाहर की ओर जो हवा की मिनिमम एयर वेलोसिटी क्या होगी फर्स्ट और सेकंड डिग्री गैसी माइंस में। दोस्तों, ये पूछ रहा है एयर वेलोसिटी जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 160 की वीडियो मैंने 6 मिनट 24 सेकंड की जो वीडियो थी दोस्तों, उसमें मैं अपलोड किया हूं हवा की गति भिन्न भिन्न जगहों पर कितनी होनी चाहिए, कम से कम गति। ये जो 160 रेगुलेशन है उसको मैं वीडियो अपलोड किया हूं दोस्तों। यहां पर भी कट पेस्ट करके मैं समझाने का प्रयास किया हूं दोस्तों। आप उस वीडियो को देख करके और अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, ए नंबर कहता है 30 मीटर प्रति मिनट, बी नंबर 15 मीटर प्रति मिनट, सी नंबर 7 मीटर प्रति मिनट, डी नंबर 45 मीटर प्रति मिनट, ई नंबर 25 मीटर प्रति मिनट। यहां पर देखिएगा हवा पाइप द्वारा हवा छोड़ने वाली मुंह जो डिग्री फर्स्ट और सेकंड गैसी माइंस है यहां पर दिखाई दे रही है इस रो के तहत, जिसमें हवा छोड़ने वाली पाइप जो है ये दिखाई दे रही है और इस हवा छोड़ने वाली पाइप के मुंह यहां पर है। यहां से 7.5 मीटर बाहर की ओर इस पॉइंट पर हवा की गति यहां 15 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसको टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर देखिएगा कि व्हाट टाइप क्वेश्चन नंबर 53 में व्हाट टाइप ऑफ कॉलम्स आर यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफ फॉर एनालाइजिंग द कंप्लीट रेंज ऑफ पॉसिबल माइन गैसेस। किस टाइप का कॉलम यूज किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफ में ताकि जो माइन की गैसेस पॉसिबल माइन गैसेस हैं उसकी कंप्लीट रेंज को एनालिसिस किया जा सके। दोस्तों, ये जो गैस क्रोमेटोग्राफ की जो वीडियो थी ये मैं पहले लोड कर चुका हूं, जिसमें लाइटर गैस यूज किया जाता है। वो लाइटर गैस जब जैसे ही वाल्व खोलते हैं तो वो लाइटर गैस सिलेंडर से बाहर निकलती हुई जाती है और साथ में वो जो सैंपल लेकर के जो हम लोग उसमें पाइप में डाले रहते हैं उस गैसेस को लेते हुए जाती है और सेंसर उसको डिटेक्ट करके डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट परसेंटेज में एलसीडी में मॉनिटर में दिखाता है और उसको मेमोरी में सेव करता है। दोस्तों, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन थी इसलिए मैं इसको रिपीटेड करके आगे बढ़ गया हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में इसको आप देख सकते हैं वेंटिलेशन वाले चैप्टर में। दोस्तों, आगे बढ़ की ओर बढ़ते हैं। ये 55 नंबर का देखिए दोस्तों, कोल बिलोंग्स टू दिस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। कोयला जो है किस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के तहत बिलोंग करता है। ये नंबर में इग्नियस, बी नंबर मेटामॉर्फिक, सी नंबर में सेडिमेट्री, डी नंबर में मैग्नेटिक, ई नंबर में नन। तो दोस्तों, सेडिमेट्री रॉक ही कहलाता है कोयला, जो कि सेडिमेट्री के अंतर्गत आएगी। आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इग्नियस रॉक के अंदर भी बहुत सारे रॉक सील डाइक सब आते हैं। मेटामॉर्फिक में जो है डोलोमाइट एटसेट्रा आती है। तो इस तरह से जो है आप आंसर सी को टिक लगाते हुए सेडिमेट्री जो कि सैंडस्टोन होती है, सेल होती है, उसको लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। द डिले इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव शॉर्ट होल इन सॉलिड ब्लास्टिंग सेल नॉट बी मोर देन इन मिलीसेकंड। यहाँ पर दोस्तों सॉलिड ब्लास्टिंग का प्रिकॉशन मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड किया हूँ, उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ
समझ में आएगी, उसके क्यू पॉइंट को, की नंबर और की वर्ड को समझाते हुए मैं उस चीज को लोड किया हूं दोस्तों। वो जो सॉलिड ब्लास्टिंग, प्रिकॉशन अगेंस्ट सॉलिड ब्लास्टिंग में सावधानियां, इस वीडियो को आप सर्च कीजिए मिश्रा माइनिंग क्लासेस में, आपको जरूर वहां आंसर मिलेगी। मैं यहाँ पर जो डिले इंटरवल बता दे रहा हूं दोस्तों, 2 कंसेक्यूटिव होल के बीच का जो डिले इंटरवल है, 2 सक्सेसिव शॉर्ट होल के बीच का जो डिले इंटरवल है वो 60 मिलीसेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। मैं रेफरेंस में लिख दिया हूं मिश्रा माइनिंग क्लास यूट्यूब वीडियो ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग का सर्च करिएगा तो आपको उसमें इसकी रेफरेंस मिल जाएगी दोस्तों, उसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 में। द फायर टेट्राहेड्रॉन इज मेड ऑफ फायर टेट्राहेड्रॉन और फायर ट्रायंगल क्या होती है, इसको आपको समझना होगा दोस्तों। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, ए नंबर ऑक्सीजन टेम्परेचर फ्लेमेबल मटेरियल मीथेन दिया हुआ है, बी नंबर ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल मटेरियल सीओ दिया हुआ है, सी नंबर ऑक्सीजन टेम्परेचर मीथेन केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, डी नंबर ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन फ्लेमेबल मटेरियल केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है दोस्तों। नन दिया हुआ है। आंसर जो यहां पर दी हुई है, जो टेट्राहेड्रॉन का मतलब था 4 दोस्तों, 4 यानी कि आपको जो है ये 4 मटेरियल से, 4 केमिकल से, 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो टेट्राहेड्रॉन क्या क्या है दोस्तों जो फायर के लिए जरूरी है? देखिएगा, हवा तो जरूरत है ही है, हवा के साथ साथ हीट की जरूरत होती है जिसको टेम्परेचर कहा है। फ्लेमेबल मटेरियल यानी ज्वलनशील पदार्थ जब तक रहेगी नहीं, ये तीनों मिल करके फायर ट्रायंगल बनाते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन, हीट और फ्लेमेबल मटेरियल, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? फायर ट्रायंगल बनाते हैं। यहां पर जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होती है किसके बीच में? फ्लेमेबल मटेरियल और ऑक्सीजन के बीच में, तब तक जो है फायर नहीं पकड़ता है दोस्तों। तो ये केमिकल रिएक्शन जिसको कॉन्टेक्ट टाइम भी कहते हैं, जब तक इग्निशन सोर्स और फायर मटेरियल को बीच में पर्याप्त संपर्क नहीं होगा, पर्याप्त समय तक संपर्क नहीं होगा, तब तक फायर नहीं होगी, आग नहीं पकड़ेगी। तो ये केमिकल रिएक्शन वहां पे होना जरूरी है, तभी फायर पकड़ सकती है दोस्तों। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। फायर ट्रायंगल मैं बता चुका, ऑक्सीजन टेम्परेचर और फ्लेमेबल मटेरियल को फायर ट्रायंगल बोला जाता है। ऑक्सीजन टेम्परेचर, फ्लेमेबल मटेरियल और केमिकल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट टाइम को ही जो है कहा जाता है फायर टेट्राहेड्रॉन दोस्तों। तो यहां पर मैं फायर ट्रायंगल ऑक्सीजन हीट फ्यूल को मैं इंडिकेट कर दिया हूं, फ्यूल यानी फ्लेमेबल मटेरियल दोस्तों जो जल सके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं दोस्तों। क्या कहता है? वुमेन आर अलाउड टू वर्क इन अंडरग्राउंड माइन बियॉन्ड 7 PM इन व्हाट कैपेसिटी? औरतों को अलाउ किया जाता है अंडरग्राउंड माइन में 7 बजे के बियॉन्ड यानी 7 बजे के बाद किस कैपेसिटी के तहत? तो टेक्निकल कैपेसिटी, सुपरवाइजरी कैपेसिटी, मैनेजरियल कैपेसिटी और ऑल और यहां नन दिया हुआ है दोस्तों। तो ये जो माइंस एक्ट 1952 का जो रूल सेक्शन नंबर 46 है दोस्तों, जो कि 29 जनवरी 2019 को यही जो है बदल करके 17 नंबर में आ गई है दोस्तों। तो इस 17 नंबर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गजट जो प्रकाशित हुई थी उसके तहत जो है इसको परिवर्तित कर दिया गया है दोस्तों। इसमें अंडरग्राउंड माइन में 7 PM के बाद महिलाओं को नियोजित अंडरग्राउंड माइन में नहीं करना है दोस्तों। तो यहां पर आंसर ई नन इज द राइट आंसर होगी दोस्तों। मैं यहां कट पेस्ट करके लिख दिया हूं दोस्तों, यहां देखिएगा, पढ़ देता हूं मैं इसको। खान में महिलाओं का नियोजन, माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 46 में यह प्रावधान है कि किसी भी महिला को खान के भूमिगत भाग में नियोजित नहीं किया जाएगा तथा सरफेस पर या ओपन कास्ट भाग में केवल सुबह 6 से शाम 7 बजे के बीच नियोजित किया जाएगा। ये हो गया सेक्शन 46 की बात जो माइंस एक्ट 1952 की थी, जो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही जो है वो ओपन कास्ट माइन या सरफेस में जो है डिप्लॉय किए जाएंगे, लेकिन अंडरग्राउंड माइन में डिप्लॉय नहीं किए जाएंगे। ये लिखी थी सेक्शन 46 में, जिसमें बदलाव क्या किया गया देखिए दोस्तों। एक्ट के सेक्शन 83 जो सेक्शन 83 बनी है उसके तहत वन में दिया हुआ है प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक्ट के किसी भी प्रावधान से छूट दे सकती है। तो ये एक्ट से जो है केंद्र सरकार छूट दी है सेंट्रल गजट में, ऑफिशियल गजट में प्रकाशित करके। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट 29 जनवरी 2019 में अंडरलाइन किया हुआ दोस्तों, 29 जनवरी याद रखिएगा 2019 को नोटिफिकेशन दे करके महिलाओं के नियोजन के बारे में छूट दी है दोस्तों। खान का मालिक महिलाओं को ए नंबर में कहता है दोस्तों, सरफेस पर ओपन कास्ट भाग में 24 घंटे
में किसी भी समय किसी भी कार्य के लिए नियोजित कर सकेगा। यानी सरफेस पर और ओपन कास्ट में दिन या हो या रात हो सभी टाइम में नियोजित कर सकेगा दोस्तों। लेकिन भूमिगत भाग में दिन के समय केवल सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही टेक्निकल, सुपरवाइजरी और मैनेजरियल कार्य में नियोजित कर सकेगा, जिसमें महिलाओं की लगातार उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी। वो जो है यहाँ पर भूमिगत भाग अंडरग्राउंड माइन के लिए कहता है दोस्तों सुबह 6 से शाम 7 बजे के बीच में, जो कि टेक्निकल, सुपरवाइजरी और मैनेजरियल के लिए ही रहेगा। लेकिन वो कंटिन्यूअस रहने की, लगातार उपस्थिति की जरूरत वहां पे उनको नहीं है। तो यहाँ पर बियॉन्ड जो लिखा हुआ है 7 PM प्रश्न में आप देखिएगा, अंडरग्राउंड माइन में बियॉन्ड 7 PM यानी कि बियॉन्ड यानी हो गई कि 7 बजे के बाद, यानी रात्रि की बात कर रहा है, इसलिए नन आंसर इज राइट आंसर दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन इन माइन के लिए तहत जो है ये दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर साथ ही महिलाओं के नियोजन पर निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी। ये शर्तें जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। महिलाओं को कम से कम 3 की ग्रुप में नियोजित किया जाएगा, यानी कि जब तक 3 नहीं रहेंगे तब तक उनको नियोजित नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही यहाँ देखिए, नियोजन से पूर्व उस महिला की सहमति की जरूरत होगी दोस्तों, दूसरा नंबर में कहता है। साथ में नियोजित महिलाओं की व्यावसायिक और सुरक्षा, सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ संबंधी सभी शर्तों को, ऑनर को फॉलो करना होगा दोस्तों। और साथ ही ऐसे नियोजन के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको सॉप भी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाई जाएगी, जो DGMS द्वारा उसमें गाइडलाइन के अनुसार ही होगी। तो ये रही दोस्तों कौन सी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन माइन रेगुलेशन, सेक्शन 46 और सेक्शन 83। सेक्शन 83 के तहत ये संशोधन की गई है दोस्तों। तो चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 59 हो गए। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इन गिवन इन द फॉर्म, यानी कि किस फॉर्म में नोटिस दी जाती है दोस्तों। ये जो मैं कट पेस्ट करके फिर यहाँ पे लाया हूं दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में भी जो है जो फॉर्म अलग अलग दिए हुए हैं रेगुलेशन के अंतर्गत, डिफरेंट रेगुलेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है आंसर डी इज द राइट आंसर। फॉर्म 4 में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट दी जाती है, जो कि रेगुलेशन 8 के तहत ये देख रहे होंगे इस कॉलम में कि फॉर्म 4A, 4B, 4C में दी जाती है। एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस की नोटिस फॉर्म 4A में दी जाती है। कोई डिसीज या इंजर्ड पर्सन की उसकी पार्टिकुलर्स के बारे में 4B में दी जाती है। और अगर इंजर्ड पर्सन रिटर्न आ जाता है ड्यूटी पर तो उसको 4C में दी जाती है। तो फॉर्म 4 इज द राइट आंसर दोस्तों। आंसर डी को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन 60 दोस्तों। इसमें कहता है एट एनी प्लेस इन माइन वेयर वर्किंग इज गोइंग ऑन, कोई भी माइन का स्थान जहां पे कार्य जारी है, एयर सेल नॉट कंटेन लेस देन, एयर कितनी से कम नहीं होनी चाहिए ऑफ ऑक्सीजन, और मोर देन कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्सियस और नॉक्सियस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य नॉक्सियस गैसेस, लाइकली टू इफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनी पर्सन, जो कि लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है दोस्तों, थोड़ी भी जो है दोस्तों। तो यहां पर जैसे ही आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज की बात करते हैं दोस्तों, तो तुरंत आपको रेगुलेशन नंबर 153 को याद करना है दोस्तों। 153 153, जो कि पहले था 1957 में 130 रेगुलेशन 130 था, वो उसको 153 कर दिया है दोस्तों। इसमें कहता है दोस्तों, ये जो आपकी रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन की मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। इसको अभी आप ये ध्यान में रखिए, आपको जहां तक याद होगी कि ये जो वीडियो है इसमें ये नंबर जो है जिसमें 6 क्यूबिक मीटर एक प्रति मिनट 6 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट पर पर्सन के हिसाब से सबसे बड़ी शिफ्ट में रखी जाती है। तो क्या चीज, हवा की गति, और 2.5 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट जो दैनिक उत्पादन है पर टन के हिसाब से उसको रखी जाती है दोस्तों। इन दोनों में से जो अधिक होता है उतनी लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में जो है डिस्ट्रिक्ट यात्री गैली में पहुंचाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो है बी नंबर में कहता है कि प्रत्येक स्थान पर जहां लोगों को काम करना है या गुजरना है 19% से कम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर सी नंबर में कहता है कि जो वेंटिलेशन के लिए जो साधारण जनरल बॉडी ऑफ एयर में रिटर्न एयर में 0.75% से अधिक गैस नहीं होनी चाहिए, और वर्किंग स्थल पर 1.25% से अधिक गैस नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और वेट बल्ब का टेम्परेचर 33 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 30.5 डिग्री से जैसी होती है वहाँ हवा की गति 1 मीटर पर सेकंड से अधिक बढ़ाई जाएगी दोस्तों। और इन सभी की जांच के लिए 30 दिन में कम से कम एक बार एयर सैंपल ली जाएगी दोस्तों। इस वीडियो को मैं एक पिक्चर ड्रॉ करके कीवर्ड और की नंबर के तहत
मैं शॉर्ट वीडियो मैं 3 मिनट की अपलोड करूंगा दोस्तों, जिसमें और अच्छे से आपको बोर्ड में समझ में आएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी 19% और 0.5% ए नंबर को टिक लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर जिस वीडियो का नाम होगा स्टैंडर्ड वेंटिलेशन का स्तर रेगुलेशन 153, ये हेडिंग के तहत आप खोजिएगा वीडियो तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास में की जो यूट्यूब चैनल होगी उसमें आपको मिलेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इन लॉन्ग वॉल केविंग द थिकनेस ऑफ इमीडिएट रूफ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। जो लॉन्ग वॉल केविंग मेथड से आप अगर माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि रूफ को केव होने के लिए गोप में छोड़ रहते हुए जा रहे हैं, तो ये लॉन्ग वॉल केविंग कहलाती है। और उसमें जो इमीडिएट रूफ होती है, जो छत होती है, छत कितना मीटर ऊंचाई तक उसको इमीडिएट रूफ कहा जाता है, उसका कैलकुलेशन, उसकी मोटाई का कैलकुलेशन हम किसके तहत करते हैं दोस्तों। तो ये नंबर में कहता है बल्किंग फैक्टर एंड विड्थ ऑफ द लॉन्ग वॉल फेस, सी नंबर थिकनेस एंड विड्थ ऑफ द लॉन्ग वॉल फेस, डी नंबर सी नंबर सीम थिकनेस एंड बल्किंग फैक्टर, डी नंबर सीम थिकनेस एंड लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल पैनल, और ई नंबर नन दोस्तों। तो यहां पर इमीडिएट रूफ जो छत में मोटाई होती है उसकी, वो मोटाई आपको जो गैलरी की चौड़ाई है, जो फेस की चौड़ाई है, उसको कंसीडर करना पड़ता है दोस्तों। तो और साथ में जो यहाँ पे स्पेन है, क्योंकि जितनी स्पेन ज्यादा होगी, जितनी चौड़ाई ज्यादा होगी, रूफ के भी होने की, रूफ को लोड नीचे की ओर ज्यादा उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर आंसर बी सीम थिकनेस, यानी कि जो गैलरी की चौड़ाई है और गैलरी की ऊंचाई है, सीम थिकनेस जिसमें हम लोग चलाते हैं, वर्किंग हाइट बनाते हैं, वो थिकनेस और विड्थ ऑफ द लॉन्ग वॉल फेस, जो लॉन्ग वॉल फेस की जो चौड़ाई है, उसको दोनों को कंसिडर करते हुए ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, इमीडिएट थिकनेस को, तो इमीडिएट रूफ के थिकनेस को। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं और ये रही एक और क्वेश्चन थी इसमें 62 में, व्हाई द कैरियर गैस इज चूजन फॉर टेस्टिंग पर्पज इन गैस क्रोमेटोग्राफ। यहाँ पर कैरियर गैस को चूज किया जाता है, क्यों गैस क्रोमेटोग्राफ में। एक गैस क्रोमेटोग्राफ का फिर से प्रश्न आ गई दोस्तों। गैस क्रोमेटोग्राफ क्या होती है, एयर सैंपल को ऑन द साइट, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं इसकी पता लगाने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफ का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। उसके मेरे नोट्स का जो कट पेस्ट थी उसमें आपको समझाया गया है क्यों इसमें कैरियर गैस के लिए आते हैं। इट हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी, इट हैज लो सेंसिटिविटी, इट हैज लो हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इट हैज लेस इन वेट। यानी थर्मल कंडक्टिविटी कम क्यों होती है। जो फर्स्ट क्लास की वीडियो है उसमें थर्मल कंडक्टिविटी बताया हूं दोस्तों। हीट के कारण जो हीट प्रोपेगेट होती है किसमें, कोई भी मटेरियल में, कोई भी गैस में, कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस में, तो वो जो हीट प्रोपेगेट होती है, यानी हीट आगे जो बढ़ती है उसी को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। उसकी लो होती है कैरियर गैस की, लो सेंसिटिविटी होती है, लो सेंसिटिव होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, लेस इन वेट होता है। तो यहां पर दोस्तों जो हीलियम गैस यूज की जाती है किसमें, गैस क्रोमेटोग्राफ में, वो हल्की गैस होती है दोस्तों। जैसे ही उसको खोला जाता है, स्वतंत्र छोड़ जाता है, तो हवा से हल्की होने के कारण ये ऊपर उठने की टेंडेंसी रखती है, जिसके कारण से ये ऊपर उठते हुए जो बाकी हमारे सैंपल के गैसेस हैं उनको लेके जाती है सेंसर के पास, और विभिन्न गैसों को परसेंटेज एलसीडी में दिखाती है और मेमोरी में स्टोर करती है दोस्तों। तो आंसर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, ये 63 नंबर प्रश्न दोस्तों। लिग्नाइट डिपोजिट फाउंड इन, लिग्नाइट डिपोजिट जो है वो कहां पर पाया जाता है दोस्तों। तो ये राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों, और साथ ही जो है आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में यहां दिया नहीं है, राजस्थान ही है दोस्तों जो कि वहां पाया जाता है। झारखंड में नहीं पाया जाता, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। तो यहां पर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर करंट एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इन केस ऑफ 3rd डिग्री माइनस शुड नॉट बी लेस देन। दोस्तों फिर से वही प्रश्न आ गई जो आप 160 रेगुलेशन में पढ़े थे, और मैं 5-6 मिनट 24 सेकंड का जो वीडियो लोड किया हूं मिश्रा माइनिंग क्लासेस में, वो आपको 30, 15, 60, 45, 25, 75 इस लैंग्वेज में आपको याद करते हुए तुरंत लॉन्ग वॉल पेश जो कह रहा है आपको डिग्री 3rd के लिए, तो वहां पर 75 मीटर प्रति मिनट दोस्तों ई नंबर जो है आप लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाइए। रेफरेंस में दिया हुआ हूं, रेगुलेशन 160 एयर वेलोसिटी। ये रहा 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। द सीथ ऑफ मेटल सीथेड केबल सेल बी थिकनेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन। ये इलेक्ट्रिसिटी रूल की बात आ गई दोस्तों। सीथ मेटल सीथेड केबल जो रहती है उसकी जो मोटाई होती है, सीथ यानी मोटाई जो होती है, थिकनेस जो होती है, वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। ए नंबर डीजीएमएस स्टैंडर्ड, बीआईएस स्टैंडर्ड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड, मैनुअल ऑफ द मैन्युफैक्चरर, नन। तो यहां पर दोस्तों आप उस इलेक्ट्रिसिटी रूल को जब
पढ़िएगा, जो कि CEAR 2010 की है 106 का, दूसरा का बी नंबर पॉइंट है 106 का, 1062 नंबर का बी नंबर जो पॉइंट है उस रेगुलेशन में ये कहता है दोस्तों कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है उसकी थिकनेस रिकमेंड की जाती है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मैं 65 नंबर तक के प्रश्नों को जो ओवरमैन का पिछले साल विगत वर्ष में पूछी गई थी प्रश्न उसको सॉल्यूशन दे चुका हूं दोस्तों मिश्रा सर माइनिंग क्लास को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए आप तक पहुंच जाए। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने डाउट को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दे करके मेरे से कमेंट दूर करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।